अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान में नए सूबों की बहस फिर गर्म है, मगर असल सवाल नक्शे पर नई लकीरें खींचने का नहीं, इख्तियार की बंदिश तोड़ने का है। पाकिस्तान का मसला सिर्फ ये नहीं कि सूबे बड़े हैं, असल मसला ये है कि इख्तियार चंद हाथों में कैद है और आम आदमी अपने बुनियादी हक के लिए भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बड़े सूबे, बढ़ती आबादी, कमज़ोर ब्यूरोक्रेसी, बदउनवानी, नाक़िस सर्विस डिलीवरी और इख्तियारात का जो इर्तकाज़ है वो इस निज़ाम की नाकामी को बेनकाब कर चुका है। अब नए सूबों की बहस को सियासी नारा नहीं बल्कि रियासती ढांचे की सर्जरी समझने की ज़रूरत है। नून लीग नए सूबों के हवाले से पीपल्स पार्टी की हम आवाज़ है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का निजी टीवी के शो में दो टोक अल्फाज में ये कहना है कि नए सूबों का मामला पार्लियामेंट और काबीना समेत किसी भी फोरम पर नहीं। मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की। सिर्फ बात करने से या पॉडकास्ट करने से सूबे नहीं बन सकते। जो वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। MQM का नए सूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग पर जोर दिया और MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने राना सनाउल्लाह की बात से इत्तफाक नहीं किया। बोले कि राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुतल्लिक तरमीम आ जाएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नए सूबों पर सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ये कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी शदीद जहनी दबाव का शिकार है, उनका इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। सईद गनी ने भी सिंध में नए सूबे के मुतालबे पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो बोलें कि जो मर्जी कर लो, सिंध में नया सूबा नहीं बनेगा। ANP से पूछें, PTI से पूछें, PMLN से पूछें, जो सिंध की इनकी जमात है, कि क्या वो सिंध में मजीद किसी तकसीम की हिमायत करेंगे? नहीं करेंगे। रहने वाली तमाम सियासी जमातें जो सूबा सिंध में सियासत कर रही हैं, वो यकजहत हैं, एक आवाज होकर कहती हैं कि सिंध में किसी सूबे की जरूरत नहीं है। तो सिंध में रहने वाले कहते हैं नहीं चाहिए, सिंध के सियासतदान कहते हैं नहीं चाहिए। अब वो 3-4 आदमी जो मैंने कल भी कहा कि काउंसलर नहीं बन सकते, यार उनकी हैसियत क्या है? MQM की आज हैसियत क्या रह गई है? एक UC नहीं जीत सकते ये, वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मजीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए, वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते। साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान असद उमर ने भी मुल्की सियासी निज़ाम, हुकूमत की कारकर्दगी, नए सूबों के क़याम, मकामी हुकूमतों के इख्तियारात और कराची के मसाइल पर खुलकर बात की है। वो ये कहते हैं कि सोच भी नहीं सकते थे कि ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन आएगा जब उन्हें यह कहना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी की बातों से मुकम्मल इत्तफाक है। उन्होंने तस्लीम किया कि मौजूदा सिस्टम बैठ चुका है और जब निज़ाम के ऊपर से अवाम का एतमाद उठ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि निज़ाम ज़मीन बोस हो गया है। नए सूबों का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात रोज़े रोशन की तरह यह है कि मकामी हुकूमतों को इख्तियार दिए बगैर पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 140A सिर्फ आइन की किताब में पढ़ा हुआ हवाला नहीं है, इसे अमली ताकत बनाना होगा जिसमें वाज़ेह है कि हर सूबा मकामी हुकूमत का निज़ाम कायम करेगा। मकामी जो हुकूमतें हैं उनको सियासी, इंतज़ामी और माली जिम्मेदारियां और इख्तियार मुंतकिल किए जाएंगे। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा। नए सूबे बना देना काफ़ी नहीं है अगर इख्तियार सूबाई दारुल हुकूमत से निकल कर ज़िला, तहसील और शहर की सतह तक नहीं पहुँचता। आम आदमी की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान को ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें हुकूमत आवाम के करीब, इख्तियारात निचली सतह पर, ब्यूरोक्रेसी जवाब दे और हुक्मरान काबिल एहतसाब हों। नए सूबे बने तो इंतज़ामी फासले कम हो सकते हैं, हुकूमती रसाई बेहतर हो सकती है और फैसला साजी तेज़ हो सकती है, लेकिन सिर्फ नक्शे पर नई लकीरें खींचने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर इसी ब्यूरोक्रेसी, वही मरकज़ियत, वही कमज़ोर एहतसाब नई इकाइयों में मुंतकिल हो गया तो नया सूबा पुरानी बीमारी भी बन सकता है और हज़ारा, सराइकी और बहावलपुर समेत हर मुतालबे की जज्बात नहीं बल्कि आबादी, जोग्राफिया, वसाइल, रेवेन्यू, माशी सलाहियत, इंतज़ामी इस्तेदाद और अवामी रजामंदी के कड़े मयार पर भी इसे परखना होगा। इस वक्त डॉक्टर अरशद वोरा MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, सईद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखा, मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना है। नए सूबों की जो बहस है वो हर गुजरते दिन के साथ अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ये मामला पार्लियामेंट है, कैबिनेट में इसके अंदर अभी तक बहस नहीं हुई, TV टॉक शोज़ के अंदर बहस हो रही है। प्रोसेस क्या है? ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि डेलिब्रेशंस होंगी और उसके लिए जो अप्रोप्रिएट फॉरम है वो पार्लियामेंट है, तो ये तो वहाँ पर टेबल होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो अब आर्टिकल 140A और आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन की जो बातें कर रहे हैं, तो आज इन लोगों को ये आर्टिकल 140A क्यों याद आ गया? ये खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पैर रखा गया है। सूबों की जो बात शुरू हुई है
या इंतजामी यूनिट्स की बात शुरू हुई है। ये जिस तरीके से लसानियत की बुनियाद पर बयानबाजी कर रहे हैं और सिंध के अवाम को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने सिंध के अवाम को पिछले 18 सालों में कंटिन्यूसली, ये 18 साल से हुकूमत कर रहे हैं। आप जाकर अंदरूनी सिंध लोगों का हाल देख लें, जिन्हें पीने को पानी नहीं मिलता, जिनके पास जो है सड़कें नहीं है, जिनके पास बिजली नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है। आप सिर्फ जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोगों को चलाने की कोशिश करोगे तो ये फिर आपकी डिलीवरेंस नहीं है, आपकी मैनेजमेंट का फेलियर है। मैं कराची पर तो अभी आ ही नहीं रहा। कराची को तो पूरी दुनिया ने दुनिया के नक्शे पे दुनिया का बदतरीन शहर करार दे दिया है। वही MQM का दौर था जब कराची जो है दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। तो अब पीपल्स पार्टी की दुखती रख पर हाथ क्यों है? वो इसलिए है कि जो ये 1200-1300 अरब रुपए साल का लेकर आते हैं, अगर PFC को उसी तरीके से NFC की तरह फॉर्मुलेट करें तो इन्हें 520 अरब रुपए जो है वो अर्बन पे खर्च करना पड़ता है, कराची और हैदराबाद पे। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है और ये लसानियत का नारा लगा रहे हैं। किस बात की लसानियत? नहीं, लेकिन अरशद वोरा साहब, है MQM सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर रुजू क्यों कर रही है? इसके ऊपर तो जाहिर है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठना है, इसके ऊपर तो सूबों के मामले के ऊपर जाहिर है आर्टिकल 148 जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो बल्दियाती निजाम की फालियत है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, आर्टिकल 148 पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। लेकिन अब आर्टिकल 148 को ये जो उनकी नीयतें हैं, जब इन्होंने 18 साल में इंप्लीमेंट नहीं किया तो अब ये कैसे करेंगे? ये नहीं करने के मूड में। बेहतर हल यही है, इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। ये कहते हैं ये बड़ी, असल में बड़ी पार्टियां जो है ना, वो उनके पास जो पावर एक्यूमुलेशन है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पावर को जो है निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। एम्पावरमेंट टू द पीपल की बात जब हम करते हैं तो इन्हें तकलीफ इसलिए होती है कि इनकी एक्यूमुलेशन खत्म हो जाती है, जो पावर एक्यूमुलेट करके रखी हुई इन्होंने। ये नहीं चाहते कि इख्तियार को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। ये नहीं चाहते कि यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली जो है वो स्ट्रांग हो, ताकि वो अपने लोगों की खिदमत कर सके। और जो है एक आम आदमी की अप्रोच जो है किसी मिनिस्टर या किसी चीफ मिनिस्टर के दरवाजे तक हो नहीं सकती। तो बेहतर यही था कि यूसी का जो नाजिम होता, यूसी का जो चेयरमैन होता, अगर उसके पास फाइनेंशियल इख्तियारात होते, उसकी सड़क टूटी हुई होती, उसकी सीवरेज का पानी आ रहा गंदा होता, वहाँ सीवरेज का सिस्टम खराब होता, या उसके इलाके में पानी नहीं आ रहा होता, पानी की लाइन नहीं होती, तो वो उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी अप्रोच में। और अगर वो यूसी चेयरमैन करप्शन करेगा तो उसका घर से वो निकलना बंद कर देंगे। तो ये अवाम की अप्रोच होती है। आपने अवाम को एम्पावरमेंट नहीं दी है, आपकी नीयतें खराब थी। नहीं, ये हल है कि ये मामला बनाए जाए। जाहिर है ये आपकी बात दुरुस्त है कि लोकल बॉडीज को एम्पावर्ड करना चाहिए। पंजाब के अंदर तो 140A नाफिजुल अमल ही नहीं है। आप तो 140A की हकीकी मानों में निफाज की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं वो तो जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, ये मामला तो काबीना में आना है, ये पार्लियामान के अंदर बहस होगी, डेलिब्रेशंस होंगी, कैबिनेट फैसला करेगी, उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं करना है ना सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 148 की इंप्लीमेंटेशन का फैसला कर चुका है ना, जिसपे कि अमल दरामद नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं काबीना से पहले ये जो है ये आना चाहिए तमाम सियासी पार्टियों को, जो पार्टियां, चाहे वो PTI हो, चाहे वो JUI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, उन्हें चाहिए कि मिलकर ये बात करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग जो हैं सदर्न पंजाब को अलग चाहते हैं, PMLN के भी कुछ लोग सदर्न पंजाब में हिस्सा चाहते हैं, इसी तरीके से ANP के कुछ लोग जो हैं और बाकी पार्टियों के भी, KPK की पार्टियों के भी लोग चाहते हैं कि हज़ारा भी सूबा बने। तो ये फिर तमाम लोगों को मिलकर, चाहे वो फिर रेफरेंडम करवाएं उस इलाके का जिस इलाके की ज़रूरत है, और वहाँ के फैसले को लेकर आए। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गिनते हुए डरती है। ये मुतालबा कोई नया नहीं है, कराची के लोगों को गिनते हुए डरती है। उसे वो हज़ारा सूबे का मामला हो, वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का मामला हो, डॉक्टर साहब ये कोई मुतालबा नया नहीं है। अब जब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है तो ये बात कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से कन्वे हो रही है सियासी जमातों को? ये इनकी डिलीवरेंस, इनकी परफॉर्मेंस और मुल्क की सूरत हाल को देखकर, खास तौर पर एक कराची शहर की एक ऐसी मिसाल है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड 5.5 साल हो गए, कितने लोग वहां पे मर गए, कितने लोग वहां डस्ट से बीमार हो गए, कितने लोग ज़हनी मरीज हो गए। ये 4 साल में जो एक सड़क ना बना सके, और फिर K4 जो कि हमारी कोशिशों से 2026 के दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है, उसकी ऑगमेंटेशन के लिए हम पिछले 2 साल से चीख रहे थे। इन्होंने कहा हम करेंगे।
$500 मिलियन इनके पास था, इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब ये कहते हैं 2029 में हम ऑगमेंटेशन कंप्लीट करेंगे। तो फिर आप क्या यहाँ पर लोग अंधे बैठे हुए हैं या बहरे बैठे हुए हैं? इन लोगों के कानों पे जू नहीं रहे। लेकिन फिर मैनेजमेंट, गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की जमानत कौन देगा? क्या सूबा बन जाना या इंतजामी यूनिट कायम हो जाना इस बात की जमानत है कि सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी, मिस मैनेजमेंट नहीं होगी, बैड गवर्नेंस नहीं होगी, पुअर परफॉर्मेंस नहीं होगी? मुझे आप ये बताइए, आप अपने घर को खराब देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं देखना चाहते। 140A है, तो उसमें बल्दियाती हुकूमतें तो इन प्लेस है, वो नहीं कर पा रही है। पीपल्स पार्टी का घर ये नहीं है। पीपल्स पार्टी डज नॉट बिलोंग फ्रॉम कराची। दे ऑल लिव इन कराची, दे ऑल लिव इन कराची, दे ऑल स्टे हियर, दे ऑल यूज द वाटर ऑफ कराची। मेयर कराची का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का घर है। अरे आप चंद गिनती के आटे में नमक के बराबर लोगों को जो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ले लिया है, तो उससे ये मतलब नहीं होता कि वो कराची की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जितने इनके जो लीडरान हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ की बिजली इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब गिनती का वक्त आता है तो आप कहते हो हमें मत गिनो। आपको पता है सवाल। चलिए, लेट्स टेक इट दिस वे, कराची को सूबा बना दिया जाता है तो इस बात की क्या जमानत है कि फिर चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का नहीं होगा? गिनती तो फिर भी होगी ना। आपने खुद ही तो अभी कहा कि अपना घर हम आप खराब नहीं होने देंगे। तो कराची को अगर आप जो है सिंध अर्बन डिक्लेयर करते हैं, सिंध अर्बन प्रोविंस हो जाए, सिंध सदर्न हो जाए, तो फिर कराची के आपके सामने है ना सीटें, फिर ये कहाँ से लेके जाते हैं? ये जो सिंध की पेरिफेरी, कराची की पेरिफेरी से सीटें लेते हैं, ये भी आपको पता है किस तरह लेते हैं। यहाँ पर लियारी को पेरिस बनने का तो ख्वाब हम पता नहीं पिछले 40 सालों से सुनते चले आ रहे हैं। लियारी में आज हम डिलीवर कर सकते हैं। वी कैन डिलीवर इन लियारी ऑल्सो, वी कैन डिलीवर इन मच्छर कॉलोनी। हम जो है, हमारी ओनरशिप है, हम इस शहर को ओन करते हैं, हमें डिलीवर करना आता है, हमने माजी में डिलीवर किया है और हम इंशाअल्लाह ताला आगे भी करके दिखाएंगे। हमें सिर्फ करने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हों, हमारे पास फाइनेंशियल पावर्स हों, हमारे पास पॉलिटिकल पावर्स हों, हम करप्शन से पाक हों। मुस्तफा कमाल साहब ने जब ये कहा राना सनाउल्लाह साहब को रिस्पांस देते हुए कि 26वीं 27वीं तरमीम के अंदर आपको आना पड़ता है, वोट करना पड़ता है, वो वोट करना होगा तो करा लेंगे, तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? सर वो देखें, मैंने आपको इतने सारे कार्ड्स गिनवा दिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्लेइंग कार्ड तो आखिर में शो होता है ना। नहीं, ये इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों? पहले जब 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो नहीं आई थी, क्योंकि एमक्यूएम तो मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से कर रही है, फिर तो मुतालबा उनसे करना चाहिए जिन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम की है। बस फिर इंशाअल्लाह ताला अगर देखें, मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर, मुल्क की तरक्की की खातिर, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामगन करने के लिए, आवाम को उसके हुकूक देने के लिए, फिर जो है चाहे जिसको भी ये करना पड़े, ये कदम उठाना होगा और इट्स नाउ और नेवर। मुतालबा किससे करेंगे डॉक्टर साहब? जो लोग इस मुल्क के इस्तेहकाम, जिन्होंने इस मुल्क की इज्जत जो है दुनिया में बढ़ाई है, जिन्होंने इस मुल्क को, जो आज भी इस मुल्क को चलाने में उनका एक अहम रोल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी जो है कन्विंस करेंगे ना। इदारे हैं ना, इदारे जो चलाते हैं, इदारे देखें, इदारे आपका एक हिस्सा हैं। इदारे, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं है कि इदारे पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए इदारों का एक अहम रोल है। इदारे खामोश नहीं बैठ सकते जब मुल्क के अंदरूनी हालात खराब हों। हम तो बहुत पहले कह रहे थे कि अब जो है आपको एक अंदरूनी मुआरका है और बुनियादुल मरसूस की ज़रूरत है। हम तो पहले से कह रहे हैं ये, क्योंकि अगर हम फेल हो गए, पॉलिटिशियंस फेल हो गए, या वो दो बड़ी पार्टियां जो रूल कर रही हैं वो फेल हो गई, तो फिर किसी ना किसी को तो इंटरप्ट करना होगा ना। इस मुल्क को हम जो है, लोगों को आप जो है लोगों की लगाम खोल दें और उन्हें कहें कि जाओ लूटो खाओ। और मुल्क, पंजाब में देखें, पंजाब में डिलीवरेंस है। पंजाब को मैंने विजिट किया है, मैंने फैसलाबाद विजिट किया है, गुजरांवाला विजिट किया है, मैंने दूसरे शहर विजिट किए हैं, वहाँ डिलीवरेंस है। सिंध में तो डिलीवरेंस का लेवल 0 है। सिंध में परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का लेवल 0 है। हाउ कैन यू कंपेयर सिंध विद पंजाब? यहाँ का एक आम आदमी जो है जब बाई रोड कराची से निकलता है और सिंध का बॉर्डर क्रॉस करता है तो सड़क देख के कह देता है कि पंजाब आ गया। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। अरशद वोरा एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आता है।
मक्का दिफाई माहिदे को दुनिया के बदलते मंजरनामे की शुरुआत कहें तो बेजा ना होगा। मक्का की सरजमीन से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने दुनिया को बता दिया कि मुस्लिम दुनिया अपनी सलामती के लिए सिर्फ दूसरों की तरफ नहीं देखेगी। एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। दिफा, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और मुश्तरका फौजी ताकत में तीनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मक्का दिफाई माहिदे का खैर मकदम किया है। ट्रंप ने कहा कि वो माहिदे से खुश हैं और इसके ज़रिए ममालिक अपने दिफा को बेहतर अंदाज में यकीनी बना सकेंगे। उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप के उन अल्फाज का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान मक्का माहिदे के ज़रिए ख़ित्ते के दिफा, अमन और इस्तेहकाम में तामीरी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में एटमी तबाही टालने और लाखों ज़िंदगियाँ बचाने में ट्रंप के किरदार को भी खराज तहसीन पेश किया। मशरक़ वस्ता में जंग, अमरीका की ईरान पॉलिसी और खलीजी ममालिक की बढ़ती बेचैनी के दरमियान पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का में होने वाला मुश्तरका दिफाई माहिदा खित्ते की सियासत में एक अहम पेशरफ्त बनकर सामने आया है। इस माहिदे के तहत तीनों ममालिक ने इस उसूल पर इत्तफाक किया है कि किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। इसके साथ साथ दिफाई ताउन, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, अस्करी राब्ताकारी, इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत में ताउन बढ़ाने का फ्रेमवर्क भी तश्कील दिया गया है। यूँ पाकिस्तान की दिफाई और जौहरी सलाहियत, तुर्किया की फ़ौजी और दिफाई सनती ताकत और सऊदी अरब की माशी जोग्राफियाई अहमियत एक दूसरे से जुड़ती दिखाई देती हैं। माहिदे की असल अहमियत उस वक्त समझ आती है जब इसे ईरान, जंग और खलीजी ममालिक की बदलती सोच के साथ मिलाकर देखा जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन में ट्रंप इंतज़ामिया के तर्ज़ अमल पर बेचैनी पाई जाती है। बाज़ खलीजी रियासतें गौर कर रही हैं कि मुस्तक़बिल में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मेज़बानी और वाशिंगटन पर सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार रखा जाए या नहीं। ऐसे माहौल में मक्का माहिदा ये पैगाम देता है कि खलीजी और मुस्लिम ममालिक अपनी दिफाई सलाहियत को किसी बैरूनी ताकत के सहारे रखने की बजाय बाहमी ताउन से मजबूत करना चाहते हैं। खित्ते के ममालिक अपनी दिफाई खुद मुख्तारी बढ़ाना चाहते हैं। अगर इसमें मज़ीद ममालिक शामिल होते हैं, मुश्तरका दिफाई मनसूबे बनते हैं और इंटेलिजेंस, फ़ज़ाई दिफाई मिज़ाइल, फिर ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी में अमली ताउन बढ़ता है तो मक्का माहिदा मुस्तक़बिल में एक वसी इलाक़ाई सिक्योरिटी निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। बदलते आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान एक तरफ सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मजबूत दिफाई शराकत दारी कायम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के साथ बराह रास्त सरहद पर जो तारीखी ताल्लुकात रखता है। इस्लामाबाद के लिए चैलेंज तो यही है कि वो सऊदी अरब और तुर्किया के साथ दिफाई ताउन को आगे बढ़ाते हुए ईरान के साथ भी सफारती राब्ते का रास्ता खुला रखे। माहिदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तुर्किया ये कह चुका है कि माहिदे में शामिल होने के लिए नए अरकान के लिए भी रास्ते खुले हैं। मिस्र की शमूलियत भी मुमकिन है। मिस्र भी इस दिफाई फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकता है। तो फिर मामला पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बहरा अहमर, खलीज और मशरकी बहरा रूम तक फैला हुआ एक ताकतवर मुस्लिम दिफाई महवर तश्कील पा सकता है। मक्का से उठने वाली ये आवाज़ सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं, खुद मुख्तारी की सदा भी है। पैगाम बड़ा वाज़े है कि अमरीका से ताल्लुक़ अपनी जगह, लेकिन अब दिफा और उसका इख्तियार सिर्फ अमरीका के हाथ में नहीं रहेगा। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान अली फ़ानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जब से मक्का दिफाई माहिदा हुआ है तब से U2 और रिस्पॉन्स जो है वो देखना ख़ासा ज़रूरी हो गया था। तो अब अमरीका की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इसका खैर मकदम किया है, क्या इसको हकीकी मानों में देखा जाना चाहिए? क्या वाकई वो जो कह रहे हैं वो असल बात है या उसके पीछे भी कोई पैगाम है? देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मुआहदे को इस तरीके से इंडोर्स करना बुनियादी तौर पर उन ममालिक के लिए इस मुआहदे में शामिल होने का रास्ता है जो ममालिक रिलक्टेंट थे, इस वजह से कि अगर अमेरिका ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इजिप्ट की बात करूं तो इजिप्ट जो है वो इसी वजह से रिलक्टेंट था, क्योंकि उसने पहले कहा था कि वो इस मुआहदे का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन जैसे ही ये मुआहदा होता है तो एक दिन पहले जो है वो इजिप्ट जो है वो इससे विड्रॉ कर लेता है। और वो ये चाहता है कि क्योंकि कैंप डेविड अकॉर्ड जब 1979 के अंदर हुआ था तो उसके बाद अमेरिका जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एड है वो इजिप्ट को दे रहा है। और फिर इजराइल के साथ भी इजिप्ट का क्योंकि एक एग्रीमेंट है, तो कहीं इजिप्ट अगर इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हैं तो क्या उसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक जो है वो डिलेमा का शिकार तो वो नहीं हो जाएगा कि एक तरफ इजराइल की तरफ से भी प्रेशर होगा और फिर इस मुआहदे के कॉन्टेक्स्ट में भी उसके ऊपर प्रेशर होगा। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है इसको इंडोर्स करते हुए और इसको एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड जो है एक इनिशिएटिव करार दे दिया है, तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले 24-48 घंटों में हो सकता है इजिप्ट
की तरफ से कुछ ऐसी बयानात आ जाए या स्टेटमेंट आ जाए जो कि इस मुआहदे का हिस्सा बनने की तरफ एक रास्ता जो है वो उसके लिए खुल जाए। और इसी तरह से जो दीगर ममालिक हैं जो देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर अमेरिका इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी सिक्योरिटी और उनके जो दीगर मामलात हैं वो अमेरिका से ही मशरूत हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ये आशीर्वाद, मैं पहले भी कहता था कि ये अमेरिकन आशीर्वाद के बगैर एग्रीमेंट हो नहीं सकता, और इसके पीछे बड़ी सिंपल लॉजिक है कि तैयब उर्तगान हो, फील्ड मार्शल हो या मोहम्मद बिन सलमान हो, रियासती लेवल पे साथ तो जैसे ताल्लुकात हैं वो हैं, पर्सनल लेवल पे उनके डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को एतमाद में लिए बगैर ये एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा। और अल्टीमेटली जब ये एग्रीमेंट हो रहा होगा, या जैसे जो हाकान फदान है उन्होंने कहा था कि 2024 से ये इसके ऊपर हम काम कर रहे थे, तो जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल और हमास के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ था, तो उस कॉन्फ्लिक्ट ने टर्की के लिए भी बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं उनका रास्ता खोल दिया था, और टर्की अपने आप को मुस्तकबिल के अंदर नेक्स्ट टारगेट के तौर पर, इजराइल के टारगेट के तौर पर वो देख रहा था, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से आना शुरू हो गई थी। जब पहले 2 राउंड्स के अंदर इजराइल को ये लगा कि वो ईरान को ख़त्म करने में या रजीम के ख़ात्मे के करीब है, तो उन्होंने प्रोएक्टिवली ऐसी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में टर्की को अपने नेक्स्ट टारगेट के तौर पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद टर्की जो है उसने हम सोमाली लैंड के ऊपर भी इजराइल का असर और सूख बढ़ रहा था। यूएई और बहरीन और मोरक्को और कजाकिस्तान ये वो ममालिक हैं जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस सारे सिनारियो के अंदर टर्की को भी मुस्तकबिल के अंदर अगर इजराइल के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो नेटो के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं था कि नेटो उसको लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इस दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया जाना बज़ाहिर तो उनके उस नैरेटिव से अलाइन नज़र नहीं आता, जिसमें उन्होंने ये नारा लगाया था कि विल मेक अमेरिका ग्रेट अगैन, कि अमरीकी इंटरेस्ट में तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तो फिर ये खैर मकदम जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, इसके पीछे क्या इंटरेस्ट है, क्या मोटिव है जो अमेरिका को सूट करता हो? देखिए, जब हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कैंपेन का एनालिसिस करते हैं ना, तो उसकी कोर के अंदर जो चीज़ छुपी है वो ये है कि दुनिया भर से जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको वापस बुलाना, मतलब जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं उन जंग का खात्मा करना। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त अमेरिका जो है वो मशरिक़ वुस्ता को खो रहा नहीं बल्कि खो चुका है। नहीं, लेकिन क्या खोना चाहेगा? देखिए, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, फिर सिक्योरिटी का जो कवर है मशरिक़ वुस्ता को, अमेरिका ज़ाहिर है फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करता, वो उससे इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है, तो वहाँ से उसको पुल कर लेना, क्या ये सूट करेगा उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को? देखिए रेहान, पता है क्या, जब कोई हेजमोनिक पावर होती है, अमेरिका का एक हेजमोनिक स्टेटस है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, अब वो उसने ये 50, 60, 70 साल सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसको एंजॉय किया है, इसको चाहे तकरीबन 1 सदी होने के करीब है। और अब जो है जितने भी पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की, जो जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी हेजमोनिक पावर का स्टेटस रखने वाली रियासत के डिक्लाइन के, उन इंडिकेटर, वो जो इंडिकेशन है ना वो रोशन होना शुरू हो चुके हैं। एक तो आप देखें यूरोप भी जो है वो अमेरिका से दूसरे रास्ते पर जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने ग्रीनलैंड की बात की, पनामा कैनाल की बात की, और कनाडा को भी कहा कि मैं अपना अगला जो एक स्टेट बना लूँगा। उसके बाद नेटो भी अमेरिका के साथ इस जंग का हिस्सा नहीं बना। आप अंदाज़ा करें ना कि वो नेटो के जो चल ही अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर और अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर रहा है, वो नेटो भी जो है वो अमेरिका की मदद के लिए इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहा, वो भी आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहा है। और दुनिया इस वक्त, क्योंकि 2 और चीन और रूस का जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात का अदराक कर चुके हैं। देखिए, जब तक किसी भी हेजमोनिक स्टेटस रखने वाली रियासत के सामने कोई दूसरा एक हेजमोनिक स्टेट इमर्जिंग नहीं होगी तो बड़ी तेजी से वो कोलैप्स करेगा। हाँ, जब उसके पास कुछ और हेजमोनिक पावर्स इमर्ज होती हुई नजर आएंगी तो वो अपनी पावर को फिर बचाने की कोशिश करेगा मुस्तकबिल के लिए। तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर तब्दीली एक रूनमा हो रही है, और उस तब्दीली जो है वो अब अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से भी और उनके जितने भी थिंक टैंक्स हैं उनकी तरफ से उसकी रियलाइजेशन भी हो रही है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी उसकी रियलाइजेशन हो रही है, जिसकी एविडेंस ये है कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो गुज़िश्ता 1 साल के अंदर आपको चीन का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वो बदलती हुई सूरत हाल है, जिस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप के पास
ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, कॉस्ट की बात तो हम तब करेंगे ना कि जब अमेरिका हैप्पीली यहाँ से जाने की बात करे, या वो कहे जी अच्छा जी मैं ये छोड़ के जाता हूँ, आप मुझको इसका ये पे कर दें। या दूसरा उसके लिए तो बहुत बड़ा इशू है वो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी का है कि आने वाले वक्तों के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ईरान का कंट्रोल जो है वो लीगलाइज हो जाता है, लिजिटिमाइज हो जाता है, तो आने वाले चंद सालों के अंदर पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। और ये वो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी का धचका दुनिया के अंदर उसके जो 750 से ज्यादा मिलिट्री साइट्स और मिलिट्री बेसिस हैं उनको चलाने का तो उसके पास ताकत ही नहीं होगी। जब बरतानिया दुनिया के अंदर राज कर रहा था तो उसकी जैसे इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी तभी उसका हेजमोनिक स्टेटस खत्म हो चुका था और उसने अपनी तमाम कॉलोनीज को डीकोलोनाइज कर दिया था। और अमेरिका भी इस वक्त उसी फेज से गुजर रहा है कि जब इकोनॉमिक प्रेशर उसके ऊपर आएगा, इकोनॉमिक प्रेशर अल्टीमेटली उसको उन तमाम बेसिस की वापसी का तकाजा करेगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर सर। डॉक्टर इरफान अली फानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक एक रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराई गई है, उस रिपोर्ट में क्या राज मुनकशफ पे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बानी पीटीआई की सेहत, जेल में मुलाकातों और तिबी सहूलियात से मुताल्लिक तनाज़ा अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट ने कई अहम पहलू सामने रख दिए हैं। 2 सफ़ात की रिपोर्ट के साथ 24 सफ़ात पर मुश्तमिल अखबारी तराशे और इमरान खान के तिबी मुआयने की तफसीलात भी अदालत में जमा कराई गई है। जेल इंतजामिया अदालत को ये बताने की कोशिश कर रही है कि बानी पीटीआई को तिबी सहूलियात और मुलाकातों से महरूम रखने के इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है और अदालत इस मुकदमे को निपटा दे। रिपोर्ट का सबसे नुमाया दावा यह है कि 4 नवंबर 2023 से 10 अगस्त 2026 तक 39 मुख्तलिफ तिबी माहिरीन बानी पीटीआई का मुआयना कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का 10 अगस्त 2026 को मेडिकल बोर्ड ने तिबी मुआयना किया, जिसमें आंखों, अमराज़े कल्ब और मेडिसिन के माहिर डॉक्टर्स शामिल थे। मुआयने के दौरान दिल, ब्लड प्रेशर, नब्ज़, ईसीजी नॉर्मल और सीना साफ करार दिया गया। मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई के लिए रोज़ाना 1 घंटा चहलकदमी और कुछ देर जहनी सुकून की सरगर्मियाँ तजवीज़ की हैं। रिपोर्ट में बानी पीटीआई को मैगज़ीन, अखबारात, टीवी और मुताले की किताबें फराहम करने की सिफारिश की गई। बानी पीटीआई ने सर में बोझलपन और दिल की धड़कन तेज़ महसूस होने की शिकायत की। मेडिकल बोर्ड ने ब्लड प्रेशर और बेचैनी पर काबू पाने के लिए अद्वियात तजवीज़ की। मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई के अहले खाना और शरीक हयात से मुलाकातों का दौरानिया बढ़ाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक ख़ानदानी मेल जोल बढ़ाने से बानी पीटीआई की बेचैनी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक बानी पीटीआई के खाने पीने की दिन में 3 मरतबा जाँच की जाती है और उनकी बाकायदा उनका तिबी मुआयना भी होता है। आँख के इलाज के लिए माहिर अमराज़े चश्म की खिदमात लेने का भी जिक्र है और रिपोर्ट के मुताबिक एक आँख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। ये नुकता इसलिए अहम है कि चंद माह कबल इमरान खान की दाई आँख की बिनाई शदीद मुतासर होने की रिपोर्ट्स के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अदालत ने तिबी मुआयने की हिदायत भी की थी। उस वक्त बानी पीटीआई की तिबी सहूलियात और बिनाई के मामले पर शदीद एतराज़ात उठाए गए थे, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ सेहत में बेहतरी का था। मुलाकातों के मामले में जेल रिपोर्ट कहती है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जेल रूल्स के मुताबिक हर मंगल को बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है और अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। रिपोर्ट में सलमान अकरम राजा की अदालत में दी गई यकीन दहानी का भी हवाला दिया गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे और अदालत में यकीन दहानी के बावजूद जेल मुलाकातों से अदलिया, खारजा पॉलिसी और एजेंसीज़ के खिलाफ अवामी जज्बात उभारे गए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुकदमा निपटाने की दरख्वास्त ज़रूर कर दी, लेकिन रिपोर्ट के बाद अदालत पर मुनहसर है कि वो इसे काफ़ी करार देती है या फिर एक आज़ाद और गैर जानिबदार तिब्बी इंतज़ामी जायज़ा ज़रूरी समझती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रिटायरमेंट के बाद अपने ही हक के लिए दफ्तरों के धक्के खाने वाले मुलाजमीन के लिए वफाकी आईनी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि जो पेंशन है, खैरात, अतिया या सरकारी एहसान नहीं, बरसों की खिदमत का बुनियादी हक है। खैबर पख्तूनख्वा की एक बेवा के मुकदमे ने रियासती जिम्मेदारी पर अहम सवाल उठाया। ये फैसला खैबर पख्तूनख्वा के एक बल्दियाती मुलाजिम की बेवा की अपील पर सामने आया है, जिसे पेंशनरी फ़वाइद की अदायगी में मुश्किलात का सामना था। अदालत ने अपील मंजूर करते हुए पेंशन, ग्रेजुटी और वाजिबुल अदा बकायाजात फौरी जारी करने का हुक्म दिया। अदालत का ये फैसला उन लाखों सरकारी मुलाजमीन और उनके ख़ानदानों के लिए अहम पैगाम है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर होते हैं। दूसरी तरफ पेंशन की मद में खतीर रकम की अदायगी हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। बजट का एक बड़ा हिस्सा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में चला जाता है। हुकूमत अब पेंशन के पुराने निज़ाम से निकलने की तैयारी कर रही है। IMF का दबाव भी है और मुस्तकबिल में बढ़ते अखराजात का खौफ भी।
पेंशन का पुराना निज़ाम कौमी ख़जाने पर वो बोझ है जिससे जान छुड़ाने के लिए हुकूमतें बरसों से रास्ता तलाश कर रही हैं। आने वाले बरसों में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन का पूरा तस्वुर ही तब्दील हो सकता है। इस निज़ाम के तहत वफाकी मुलाजमीन को अपनी पेंशन के लिए हर माह रकम जमा कराना होगी, जबकि हुकूमत भी मुलाजिम की जमा शुदा रकम के साथ हिस्सा डालेगी। हुकूमत हर माह मुलाजिम की काबिल जो पेंशन है उसकी तनख्वाह का 12% जमा करेगी और मुलाजिम अपनी तनख्वाह का 106% पेंशन फ़ंड में जमा कराएगा। ये रकम एक फ़ंड में जमा होगी जिसे मुख्तलिफ सरमायाकारी मनसूबों में लगाया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद मुलाजिम की पेंशन इस फ़ंड के मुनाफे पर मबनी होगी। केपी हुकूमत नए निज़ाम का इतलाक़ 7 जून 2022 से कर चुकी है और पंजाब में भी नए सरकारी मुलाजमीन के लिए नया पेंशन निज़ाम 8 जनवरी 2024 से नाफिज़ है। बलूचिस्तान में 2 अक्टूबर 2025 से पेंशन का नया निज़ाम नाफिज़ किया गया और सिंध में भी पेंशन इस्लाहात की जा रही हैं। वो निज़ाम जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत के कांधों पर होती थी, उसे बतदरीज तब्दील किया जा रहा है। ये सिर्फ एक इंतज़ामी फ़ैसला नहीं बल्कि पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के मुस्तकबिल को बदल देने वाली बड़ी पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत शराकती पेंशन निज़ाम के लिए 16 पेंशन जो फ़ंड मैनेजर्स हैं उनका ऐलान कर चुकी है और पेंशन के पीछे लाखों ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ होती हैं। इस्लाहात ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसी इस्लाहात जो ख़जाने का बोझ कम करने के साथ मुलाजिम के मुस्तकबिल को भी महफूज रखें। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।